जया जल्दी घर आ जाओ। आज भी तुम्हारे घर में वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं क्या? पर जब तक जया अपनी मकान मालकिन से कुछ पूछती, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। ये सुनकर जया की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। हैरान परेशान सी जया भागती हुई अपने बॉस के केबिन तक गई और उनसे जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। तो बॉस भी थोड़ा अकड़ते हुए बोले, ये क्या है जया, हर 2-4 दिन में आप जल्दी घर जाने की परमिशन लेने आ जाती हैं, जिससे आपका काम पेंडिंग हो जाता है। और आजकल आपको देखकर ऑफिस में और भी लोग जल्दी जल्दी छुट्टी लेने आने लगे हैं। मैं अपने ऑफिस में इस तरह रोज़ रोज़ छुट्टियां नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द किसी और को हायर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपका जो भी मैटर है आज ही सॉर्ट आउट कीजिए, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। यस सर, मैं आज ही सब खत्म करने की कोशिश करूँगी। कहते हुए जया ने जल्दी से अपनी टेबल पर अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जया की स्कूटी के आगे की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन अपनी गुजरी ज़िंदगी में पीछे की ओर भाग रहा था। जया जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। जया की माँ ने किताबों में उलझी जया से कहा तो जया ने बड़ी ही शांति से कहा था कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको यूज़ कर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अपने दम पर ये दुनिया देखना चाहती हूँ और आप दोनों को भी अपनी काबिलियत पर फ़ख्र करते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद आप और पापा जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। पर प्लीज़ माँ, अभी नहीं। इससे पहले कि जया की माँ कुछ कहती, उसके पापा प्रकाश वहाँ आ गए थे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपना फरमान सुना दिया था। देखो जया, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, वरना तुम्हारी दीदी की शादी तो हमने उसके कॉलेज से निकलते ही कर दी थी। इसलिए अब सीधे तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये नौकरी और घूमने के सपने अपनी ससुराल में जाके पूरे करना। जो तुम्हें देखने आ रहा है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ख़ानदान से है। और रही बात हमारी तुम पर फ़ख्र करने की, तो जब हम तुम्हारी शादी करके विदा करेंगे और तुम पूरे मन से अपनी ससुराल को अपना कर वहाँ हमारी परवरिश का नाम ऊंचा करोगी, तो हमें वैसे ही तुम पर फ़ख्र होगा। उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय अपने पापा से कुछ कहती, उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुके थे और माँ भी पापा के सुनाए फरमान के ख़िलाफ़ जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। जया ने भी अपनी माँ पापा के सामने घुटने टेक दिए थे और तैयार होकर बाहर बैठे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि जिसने ये जीवन दिया उनसे ही अपने जीवन के लिए क्या और कैसे लड़ सकती थी। इंजीनियर साहिल ने सांवली सलोनी सुंदर सी जया को देखते ही पसंद कर लिया था और कुछ ही महीनों में सगाई और शादी करके जया लाखों का दहेज लेकर देवर ननंद सास ससुर से भरी पूरी अपनी ससुराल में शामिल हो गई। पर शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि साहिल के परिवार ने उसे अपना हिस्सा कभी बनाया ही नहीं था। जहाँ देवर ननंद रिया के आसपास भूलकर भी नहीं भटकते थे कि भाभी आपके साथ रहने से हमारे ऊपर भी आपकी रंगत छाने लगी, तो अब जया उन्हें कैसे समझाती कि उसकी देह का रंग छूट कर थोड़े ना उनको चिमट जाएगा। वहीं सास ससुर को तो सिर्फ दहेज में मिले पैसों और त्योहारों पर भर भर कर मायके से आने वाले शगुन से मतलब था, वरना उसके अलावा तो उन्हें किसी के सामने जया को बहू कहना भी पसंद नहीं था। और साहिल, उसने तो पहले ही जया को बोल दिया था कि उससे कोई मतलब नहीं है। ये शादी उसने सिर्फ अपने माँ पापा की खुशी के लिए की है, वरना उसकी तो एक और बीवी है जो उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जया इससे ज़्यादा अपमान नहीं सह सकती थी, तो उसने अपनी मम्मी पापा को सब बताया और घर वापस आने की बात कही। तो जिन पापा ने ज़बरदस्ती उसके सपने तोड़कर उसकी शादी करवाई थी, उन्होंने उसकी तकलीफ़ों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और बोले, जया, हमने तुम्हें सब कुछ अच्छा देकर, इतना दान दहेज देकर तुम्हें विदा किया था। अब तुम्हारी ही किस्मत ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत से जो जो जैसा मिला है उसी में निभाना सीखो, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारे अपने। तुम उन लोगों को समझो और उन्हीं के अनुसार उस घर में ढलने की कोशिश करो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो ससुराल के 4 कोनों में से किसी एक कोने में रो रो कर अपनी जान दे देना, पर भूल से भी कभी यहाँ वापस आने का मत सोचना, क्योंकि तुम्हें घर वापस बुलाकर मैं समाज और बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। ये सुनकर जया सन्न रह गई थी। जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंखें कभी नम भी नहीं होने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफ़ों से जो उन्हीं लोगों की दी हुई थी मुंह मोड़ लिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन जब वो अपने मायके से विदा हो ससुराल आई तो उसने पलटकर उस तरफ देखा भी नहीं। पर ससुराल में दिन पर दिन होते रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहन शक्ति ख़त्म कर दी थी। आखिर वो वहाँ सब कुछ सहती भी तो क्यों? वहाँ कौन उसका अपना था?
ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा ही नहीं। समाज को दिखाने के लिए उसने झूठे फेरों को सच मानकर वो क्यों अपनी ज़िंदगी तिल तिल जलती। सो बस एक दिन उसने बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ शिकायत किए अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की किरचे उठा वो जेल जैसा घर छोड़ दिया। दूसरे शहर आकर अपनी काबिलियत से एक नौकरी और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए वो रहने लगी। पर कहते हैं ना कि एक आत्मसम्मान से भरी अपने दम से जी रही स्त्री पुरुषों को तो छोड़ो, स्त्रियों को भी रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये आत्मसम्मान से भरी स्त्री उनके इस झूठ कि उनके सर पर छत और वो प्यार भरी दुनिया उनकी खुद की है कि नींव ना हिला दे। इसलिए पुरुष और झूठी इज्जतदार स्त्रियां एक अकेली स्त्री को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस उस कैद खाने में कैद करना चाहती हैं जहां वो एक सांस भी अपनी मर्जी से ना ले सके। जया को भी उसके ससुराल वालों ने उसकी माँ और पापा प्रकाश को, समाज को ये सुनाकर कि उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई, खूब बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गए जिसे अभी वो तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश ही कर रही थी। पर इस बार जया डरी नहीं थी उन दहेज के लोभियों से जिन्होंने ये जानते हुए भी कि उनके बेटे को वो पसंद नहीं थी और उसने अपने पसंद से शादी कर भी रखी थी, उसकी ज़िंदगी ख़राब की थी। उसने अपने साथ पुलिस लाकर और ससुराल वालों के ख़िलाफ़ सबूत दिखाकर अपने आसपास रह रहे लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना ये समाज फिर से उसे ना किए गए जुर्म की सज़ा देकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता। पर जया की हिम्मत की वजह से उस दिन वो लोग कामयाब नहीं हुए थे और पुलिस के डर से सब अपनी गालियां और कालिक का पिटारा अपने ऊपर ही उड़ेल चलते हुए थे। पर आज फिर उसके छोटे से आशियाने और उसके सम्मान पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वो अपनी स्कूटी लेकर जल्द से जल्द अपने घर पहुंची थी। पर वहां का नज़ारा देखकर एक बार तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा, आप इतने महीनों के बाद मेरी खोज खबर ली, वो भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते, ये सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पसंद के लड़के से शादी कर लेती। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर और वर देख लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया, सोचा था तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे ख़ानदान का नाम ऊँचा करोगी। पर तुमने क्या किया, अपने पति को धोखा देकर अपने ससुराल और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग आई और यहाँ अपना मुंह काला कर इतनी शान से रह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रकाश जी जलती आंखों से देखते हुए जया से चिल्ला कर बोले तो जया एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपके उस अच्छे देखे घर और वर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया था। न जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर उन लोगों की मार सहते हुए गुजार दिए थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ था तो आई थी ना मैं आपके पास, पर आपने तो मुझे मेरी किस्मत का हवाला और घर के 4 कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उसी कैद खाने में भेज दिया था। पर यूँ घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा, बस इसलिए मैं वो सब छोड़ आई थी। और यकीन मानो पापा, मैंने यहाँ मुंह काला करने जैसा कोई काम नहीं किया है, पर आपने भी समाज की तरह अकेली रह रही लड़की, अपनी पहचान पर बनी बेटी को गलत समझा। पर पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही, पर कम से कम अपने अपने दिए गए संस्कारों और परवरिश पर तो भरोसा करना चाहिए था। कम से कम आप मेरी नज़रों में गिरने से तो बच जाते। काश आप समझ पाते कि ससुराल में ना निभने में हमेशा गलती लड़की की नहीं होती, कभी कभी ससुराल वाले खुद ही उस लड़की को अपना नहीं पाते। पर चलो कोई नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं एक नसीहत आपको देती हूँ कि किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस पर उंगली उठाने के लिए चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाओगे, जैसे यहाँ हो गए हो। ये सुनते ही प्रकाश जी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। जहाँ कैसा बाप है ये जो अपनी बेटी पर ही शक कर रहा है? क्या इसने अपनी बेटी को चेहरे और शरीर पर गहरे घावों के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को भी न दे। जैसी बातें करके सब उसे ही धिक्कार रहे थे, तभी जया की माँ आई और प्रकाश जी के लाए हुए लड़कों को परे धकेलती हुए बोली, परे हटो, अगर मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी तुम लोगों के। फिर प्रकाश जी की तरफ मुंह करके उन्हें धिक्कारते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो अपनी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी कर दी, फिर जब वो वहाँ से परेशान होकर घर
तो उसे घर से निकाल उसके ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया। और उसने जब आपकी चुनी उस दुख भरी ज़िंदगी को छोड़ खुद के दम पर कुछ करना चाहा तो एक बार फिर से आ गए उसकी दुनिया उजाड़ने। पर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही थी। डरती थी कि कहीं आपने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक एक स्त्री अपने मान के लिए खुद खड़ी नहीं होती उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपसे आपकी पत्नी होने का हक़ वापस ले रही हूँ। और अपना मंगलसूत्र उतारकर प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उस पर रखते हुए फिर से बोली, ये लीजिए अपना मंगलसूत्र और घर जाकर अपनी झूठी शान के साथ अकेले रहना, क्योंकि मैं अब यहीं अपनी बच्ची के साथ रहूँगी ताकि कोई भी गिरी सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली न उठा सके। इतना बोल जया की माँ प्रकाश को उलझन में छोड़ अपनी बेटी के टूटे सामानों में से बचा हुआ अच्छा सामान चुनने लगी। और जया ने भी अपने पापा पर एक हिकारत भरी